अच्छा जी, हमारी सीएसएस की सीरीज चल रही है जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से कर रहे हैं, इन डेप्थ कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि आपके इंग्लिश राइटिंग स्किल को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। नंबर एक, कि जब आप कहीं भी किसी भी, चाहे वो वन पेपर के थ्रू जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे उसकी ग्रामर की बात हो, या सीएसएस पीएमएस के एग्जाम की बात हो, एसडीईओ के एसए की बात हो, या तहसीलदार के एसए की, या कोई भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव जिसमें इंग्लिश एसे राइटिंग हो, तो आप जब वहां पर बैठ के लिखो तो हरगिज नहीं लगना चाहिए कि कोई आप एफएससी के स्टूडेंट हो, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हैं। नहीं, आपको लिखना आना चाहिए। आपके पास वर्ड्स हैं, आप उसको लिखो, और इंतहाई खूबसूरत के आपका जो एग्जामिनर है वो आपके एक्सप्रेशंस के अंदर जो आपने लिखा था उसके अंदर इतना इंगेज हो जाए कि वो इंजॉय करे। ठीक है, तो ये हमारा पर्पज है। इसके लिए हम डिफरेंट फ्रेजेस देख रहे हैं, डिफरेंट क्लॉजेस देख रहे हैं, डिफरेंट रूल्स देख रहे हैं कि जी जस्ट एक्सप्रेशंस नहीं, आप जो बेसिक गलतियां करते हो वो गलतियां भी साथ साथ करेक्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, वो जो डिफरेंट सेंटेंस की जो बेसिक मिस्टेक हैं, इसके अलावा सीएसएस के पास पेपर्स की जो करेक्शंस हैं वो भी साथ के साथ हम कर रहे हैं, देख रहे हैं। अभी तक हमने नाउन फ्रेज पढ़ लिया है, अब हमने थोड़ा सा देखेंगे इन्फिनेटिव फ्रेज को, और फिर देखेंगे एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव एक बहुत बड़ा टॉपिक है जी। जिस तरह नाउन फ्रेज में आपने बहुत से खूबसूरत एक्सप्रेशन देखे और बहुत एक्साइटेड एक्साइटेड थे आप लोग, इसी तरह से एडजेक्टिव में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बड़ा हैरान कर देंगी। अच्छा, इस तरह से भी होता है, तो आप इंजॉय करोगे जी जरूर। लेकिन आज ये नहीं, तकरीबन 3 लेक्चर में एंड होगा एडजेक्टिव, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे। इन्फिनेटिव फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद टू प्लस V1। ठीक है, जो इससे स्टार्ट हो उसको कहते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जिसका ना सर है ना पाँव है, जिसका ना स्टार्ट है ना एंड है, उसको कहते हैं इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव 2V1, मतलब आप कोई टेंस नहीं लिख रहे, इसमें टेंस का कोई जिक्र नहीं आता, कोई टेंस का नहीं पता लगता। इंडिया जाने के लिए बस, सोने के लिए, खुशी महसूस करने के लिए, पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, इसका ये मतलब है। ठीक है, एंडिंग नाउन, प्रोनाउन और एडवर्ब्स पे ये एंड होती है। ठीक है जी। टू ट्रेवल टू इंडिया, टू स्लीप पीसफुली, टू हेल्प हर अराउंड। एक जनरल फ्रेज हमने क्या पढ़ा था, ग्रुप ऑफ वर्ड हैं टू और मोर, जिसमें एक थोड़ा सा आइडिया दिया जाता है, थोड़ी सी बात की जाती है। और याद रखिएगा, रूल याद रखिएगा कि हम जब इन्फिनेटिव फ्रेज, जब कभी भी नाउन फ्रेज के साथ, नाउन फ्रेज के अंदर इन्फिनेटिव फ्रेज डालनी हो, तो इसको हेड वर्ड के आगे लगाया जाता है, हेड वर्ड के आगे लगाया जाता है। ठीक है, जब भी इन्फिनेटिव फ्रेज को नाउन फ्रेज के साथ ऐड करना हो तो उसको हेड वर्ड के आगे लगाया जाता है। द अर्लीस्ट मुस्लिम टू ट्रेवल टू इंडिया। अब यहां पर ध्यान से देखें, टू ट्रेवल टू इंडिया ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, लेकिन अगर आपके क्या ख्याल है, इसमें नाउन फ्रेज भी है? तो वैसे खुद ही बता देता हूं मैं, द अर्लीस्ट मुस्लिम, अगर आप इसको मुस्लिम से उठाते हो तो ये बन जाएगी नाउन फ्रेज। टू ट्रेवल टू इंडिया इन्फिनेटिव फ्रेज, इसके साथ नाम उठा लो, जो नाम है मुस्लिम, तो ये बन जाएगी नाउन फ्रेज। सिंपल सी बात है। अब इसमें एक और रूल याद रखें, इन्फिनेटिव फ्रेज हो, कॉन्ट्रैक्टेड एडजेक्टिव क्लॉज हो जो हमने पढ़नी है बाद में, एडजेक्टिव क्लॉज हो, प्रपोजिशनल फ्रेज हो, इसको हमेशा हेडवर्ड के बाद एडजस्ट करेंगे। ठीक है, और इनका वर्ब से कोई ताल्लुक नहीं है, वर्ब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर याद रखें, इफ अ नाउन, इफ अ सेंटेंस कैरीज अ नाउन फ्रेज एज इट्स सब्जेक्ट, the verb of a sentence must have to agree with head word, not with other thing। आपने जो वर्ब लगाना है ना, वर्ब लगाना है वो इस मुस्लिम के अकॉर्डिंग लगाना है, ये चीज याद रखना बस। उसके आगे क्या आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर होगी बात?
नेक्स्ट आता है तो इम्प्लीमेंट वर्किंग पॉलिसीज। वर्किंग पॉलिसी, अब ये एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। वर्क, ये हमारे पास है फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज के इम्प्लीमेंट करना है वर्किंग पॉलिसी, सेंटेंस बनाए। द डिसीजन, ये आपका नाउ सब्जेक्ट है, द डिसीजन टू इम्प्लीमेंट वर्किंग पॉलिसीज वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल पेंडेमिक्स। अब डिसीजन आपका सब्जेक्ट है, आपने ये जो पॉलिसीज के अकॉर्डिंग नहीं लगाया, ये वर्ब है आपका, हेल्पिंग वर्ब है। ये आपने कैसे लगाया है? इस डिसीजन को देख के, पॉलिसीज को देख के नहीं लगाना। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और याद रखें, इन्फिनेटिव बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप जब आउटलाइन बनवाएंगे तो ये आप वो तब बड़ा यूज होगा ये। ठीक है, ये आपको रूल मैंने बताया और आगे समझा भी दिया एग्जाम्पल से। एक और सेंटेंस देखें जी, अ प्लेस टू स्लीप पीसफुली इज फाइन टू मी। प्लेस से इज यहाँ पे याद रखें, टू स्लीप पीसफुली क्या है? इन्फिनिटिव फ्रेज। और अ प्लेस से लेके और इज से पहले ये सारा क्या, नाउन फ्रेज है, सारा नाउन फ्रेज है। द अर्लीस्ट मुस्लिम टू ट्रेवल टू इंडिया may have sailed during the life of the prophet peace be upon him। ठीक है, द अर्लीस्ट मुस्लिम may have, बस इसको देख के ये आपने वर्ब लगाना है। अब आ जाते हैं हम अपने एडजेक्टिव की तरफ। अपने एडजेक्टिव की तरफ आते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं? वर्ड्स दैट क्वालिफाई द नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। यानी कि ये नाउन या प्रोनाउन में थोड़ा सा चेंज ले आता है। ठीक है, और इसकी डिफरेंट काइंड्स होती हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है, न्यूमरल, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव, पोजेसिव और आर्टिकल एडजेक्टिव। आर्टिकल्स को भी बाज़ औक़ात एडजेक्टिव के साथ शामिल कर लेते हैं। अब याद रखें, आप कोई एमए इंग्लिश का एग्जाम तो देने नहीं लगे ना, आप बीए की इंग्लिश कर रहे हो। आपको ये सब बुनियादी तौर पे इसकी कोई खास जरूरत नहीं है कि आप कहो कि जी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहाँ होते हैं, क्वांटिटेटिव क्या होते हैं, पोजेसिव क्या होते हैं। लेकिन इसमें दो दो जगह पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। नंबर एक, ग्रामर से रिलेटेड अगर एमसीक्यूज में आ जाता है, कहीं एमपीटी में आ जाता है जी, अंडरलाइन कर दे, विच ऑफ द फॉलोइंग, अंडरलाइन वर्ड को बताएं जी क्या चीज है, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है? ठीक है, वर्ड को एक अंडरलाइन किया होगा उसने, वो पूछेगा जी क्या चीज है ये, क्या बताएंगे ग्रामर की उसे। एक नंबर एक ये चीज। नंबर दो, हमने इसको टॉपिक वाइज अरेंज करके इसके अंदर वो चीजें पढ़ेंगे जहां पर हम गलती करते हैं, वो रूल्स पढ़ेंगे जहां पर हम गलती करते हैं, बस ये हमने करना है और कुछ नहीं है। बाकी जस्ट यूजेज है, असल बात है यूजेज, इनको यूज करना है। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है जी? प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है। मिसाल के तौर पे क्या, इंडस रिवर। अब जो इंडस रिवर है, ये तो दरिया है, जो हमारा आम दरिया है, ये तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसको एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हो। मलका विक्टोरिया, ये आपका प्रॉपर नाउन है विक्टोरिया का, लेकिन जब इसका एटीट्यूड यूज करोगे तो विक्टोरियन एटीट्यूड। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी की किसी लड़की के लिए कह लें, कहें कि शी हैज विक्टोरियन एटीट्यूड, तो अब आपने उसके लिए क्या किया एक्सेल में, उस प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनाया। चाइना एक कंट्री है, जब आपने कह दिया चाइनीज रेस्टोरेंट, इस, ये नाउन था, याद रखें ये है नाउन। और ये जो चाइनीज है, ये उस प्रॉपर नाउन से बनाया हुआ एडजेक्टिव है। ठीक है, ये विक्टोरिया, ये वो प्रॉपर नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव है। एटीट्यूड आपका नाउन है। इस नाउन के अंदर चेंज लेकर आया है विक्टोरियन एटीट्यूड। जस्ट ये इस तरह से चल काम करता है। एग्जाम्पल देखें, आई लाइक अ गर्ल बट शी हैज द विक्टोरियन एटीट्यूड। उसका जो एटीट्यूड है वो विक्टोरियन एटीट्यूड है। इस दा को छोटा कर लें, टी छोटा कर लें। आई लाइक अ गर्ल बट शी हैज द विक्टोरियन एटीट्यूड। सीएसएस 2000, सन 2000 में देखें करेक्शन आई हुई है। वी बॉट अ जापानीज प्रिंटर, जापानी प्रिंटर, जस्ट वो यहाँ पर एडजेक्टिव में चेंज है।
जापानीज होता है, जापानी नहीं होता, जापानी नहीं होता, जापानी उर्दू में कहते हैं, जापानीज प्रिंटर। तो इसमें देखें अब, ध्यान से समझे, उसने कोई एडजेक्टिव का तो नहीं पूछा, लेकिन ये करेक्शन आई यहीं से है। प्रिंटर क्या है? नाउन। जापानीज क्या है? जाप जापान से जापानीज बना, जापान नाउन से एडजेक्टिव बना जापानीज। जी समझ आइए कि ऊपर से गई है? समझ आइए? हाँ जी। बाकी किसी को नहीं आई? ये सोनिया कौन है? सोनिया पहले भी क्लास लेती हो आप? चलें आप लोग। क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ये वो एडजेक्टिव्स हैं जिनको आप अमूमन एडजेक्टिव समझते हो। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल एक नाउन है, और ब्यूटीफुल इसका एडजेक्टिव है। नाइस मैन, केयरफुल वुमेन, बोरिंग पीपल, हंग्री गेस्ट, इन्फ्लुएंशियल फिगर, प्रिटी डॉल। याद रखें, एडजेक्टिव ना हमेशा सब्जेक्ट से पहले आता है। ठीक है, सब्जेक्ट से या नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव। यंगर ब्रदर, ये सारे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हैं जिसमें आपको। इसी तरह कलर्स, ब्लैक ब्राउन, ये सारे एडजेक्टिव हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हैं। ग्रीन फ्लैग, आप ध्यान से समझिएगा, कलर वैसे एक नाउन भी है। कलर एक नाउन है, लेकिन जैसे ही इसके साथ आया, फ्लैग के साथ, फ्लैग एक नाउन है, तो इस फ्लैग को चेंज किसने किया भाई? ये कैसा नाउन है? ये कैसा सब फ्लैग है? ग्रीन फ्लैग है, तो ग्रीन अब, जो कि पहले नाउन था, अब एडजेक्टिव बन गया। ब्राउन शर्ट एडजेक्टिव बन गया। अब समझ आ रही है आपको कुछ, कि किस तरह से एडजेक्टिव बनते हैं? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटी बताता है। शी हैज नो सेंस, नो मतलब क्वांटिटी। शी एट मच ब्रेड, उसने बहुत सारा खाना। मच क्वांटिटेटिव। आई डिड नॉट ईट एनी एप्पल, एनी एप्पल। यू ड्रिंक लिटिल मिल्क, ये सारे क्वांटिटी हैं। इसमें अब एक रूल याद रखना है, ये और ये एडजेक्टिव है, ध्यान से देखिए कैसे पता लगता है हमें एडजेक्टिव का। हम पता लग रहा है ये मिल्क एक नाउन है, एप्पल नाउन है, ब्रेड नाउन है, और इसके अंदर चेंज कौन लेके आ रहा है? सेंस की। जब तक सिर्फ सेंस हो तो अलग बात है, लेकिन जब उसने कहा नो सेंस, तो सेंस के अंदर चेंज आ गया, अभी सेंस कोई भी नहीं है। अब रूल समझें, एक होता है लिटिल, एक होता है अ लिटिल, और एक होता है द लिटिल। ठीक है, द लिटिल, ये तीन है। लिटिल मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आ लिटिल मतलब थोड़ा सा है, ठीक है, थोड़ा सा है। और द लिटिल मतलब वो रेफरेंस्ड वाला, वो थोड़ा सा, जिसका हवाला दिया गया है। मिसाल समझे, देर इज लिटिल शुगर इन द पॉट। लिटिल शुगर इन द पॉट, लिटिल आता है जी अनकाउंटेबल के लिए, याद रखें। फ्यू आता है काउंटेबल के लिए, लिटिल आता है अनकाउंटेबल के लिए। देर इज लिटिल शुगर इन द पॉट, ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह आप देखें चाय बनाने के लिए जो चाय वाली डब्बी उठाते हो, तो वहां पे चार पांच दाने तो होते हैं ना, चाय चार पांच दाने होते हैं। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट पहले मैं बता चुका हूँ, तो अभी रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अ लिटिल मतलब जनरल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, इसका मतलब है कि जो थोड़ा नॉलेज है वो एक खतरनाक चीज है। तो थोड़ा नॉलेज ही खतरनाक होता है, अगर नॉलेज बिल्कुल नहीं है तो वो खतरनाक नहीं होगा। द लिटिल मतलब द लिटिल शुगर दैट इज इन द पॉट इज एनफ फॉर मी, ये वो रेफरेंस है, वो वाली शुगर जो कि उस पॉट में थी, एनफ है। ठीक है, जल्दी इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। करेक्शन देखें जी, ये आई थिंक सीएसएस की करेक्शन है। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, नहीं, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। हाँ भाई, किसी को जरूरत तो नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर करने की? चलो ठीक है। अच्छा जी, मैनी और मच,
मैनी और मच, जब भी आपने यूज करना हो ना मैनी और मच, इसको आप नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज करो। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, क्वेश्चन वाले सेंटेंस इंटेरोगेटिव के लिए। वी डिड नॉट आस्क मैनी क्वेश्चंस, हमने कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं किए हैं। हैव यू ईटन मच फूड, क्या तुमने ज्यादा खुरा खाना खाया है। तो जब आपने नेगेटिव या इंटेरोगेटिव के लिए यूज करना है, जब आपने कहना ना बहुत सारे सवाल किए, ठीक है, आप कहते हो ही आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो मैनी के बजाय आप क्या कहोगे, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ। ठीक है, वैसे मैनी भी अगर कर लो तो आजकल इतना कोई गहराई से आम लोगों को पता नहीं होता, लेकिन जब आपको एक करेक्शन पता लग गई है तो बेहतर है। ही, ठीक है, वी आस्क्ड द टीचर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जब आप पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ यूज करो तो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कहो बनिस्बत, और जब आपने नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में इस्तेमाल करना हो तो फिर मच और मैनी करो। ठीक है, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ। क्लियर होगी बात। लेकिन अगर सो एज या टू, अगर उसके बाद मस्बत सेंटेंसेस में यूज करना हो तो मैनी और मच कर सकते हैं, जिस तरह वी आस्क्ड द टीचर टू मैनी क्वेश्चंस, सो मैनी क्वेश्चंस, एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। तो इस सूरत में आप ये कर सकते हो, सो एज टू मन में। क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं जी। अब मच, ये अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है। डज ही अर्न मच मनी, तो जब मनी की बात करें तो मच, नॉट मैनी। टू और वेरी, ध्यान से समझेगा, टू मतलब एक गैर जरूरी, जिस तरह वो मतलब प्रपोजल जब भेजते हैं, एक कहता है आई लव यू, एक कहता है आई लव यू टू, तो वो जो लव यू टू होता है वो एक गलत सेंटेंस है, उसमें एक तंज है, उसमें एक नेगेटिविटी है, जिसमें आप वो बता रहे हो कि नहीं, वो एक तंजिया बात होती है। क्लियर होगी बात। तो टू मतलब जरूरत से ज्यादा, वेरी मतलब ज्यादा, इट इज टू कोल्ड, गलत। टू कोल्ड नहीं, जरूरत से ज्यादा तो कोई चीज नहीं होती ना कोल्ड, कोल्ड कोल्ड ही होती है, बहुत ज्यादा कोल्ड हो सकती है, वेरी कोल्ड, इट इज वेरी कोल्ड। द कोट इज टू बिग फॉर हिम, इसमें देखें तंज है, इसमें देखें क्रिटिसाइज है, इसमें देखें गैर जरूरी इनलार्जमेंट को शो किया गया, द कोट इज टू बिग फॉर हिम। आगे आते हैं न्यूमरल। शो, इसमें नंबर डेफिनेट न्यूमरल्स और होते हैं इनडेफिनेट न्यूमरल्स, ये भी एडजेक्टिव्स हैं, ये भी एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, किस तरह से, जो डेफिनेट न्यूमरल्स हैं वो होते कितनी तरह के हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेशंस। कार्डिनल मतलब 1 2 3 4 5 6, ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो किस तरह से एडजेक्टिव बनता है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट बॉय, सेकंड गर्ल, ठीक है, सेकंड हाउस, अब हाउस के साथ आ रहा है ना सेकंड, दूसरे नंबर वाला घर, सेकंड हाउस, तो उसने इसका एडजेक्टिव बना दिया। टू बॉयज, बॉयज नाउन है, टू क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, डबल स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, तो इस तरह से ये सारे एडजेक्टिव बन जाते हैं। इनडेफिनेट न्यूमरल्स क्या हैं जी, जिसको आप लिमिट नहीं कर सकते, ऑल, सम, एनफ, एनी, मैनी, फ्यू, सेवरल। ऑल मतलब पता नहीं कितने हैं, सम थोड़े से हैं, एनफ कोई पता नहीं लग रहा भाई, एनफ, एनफ अलग अलग, एनफ अलग, हर किसी के लिए एनफ अलग होता है। सेवरल वगैरह वगैरह, सेवरल पीपल आर सिटिंग इन द हॉल, पता नहीं कितने लोग बैठे हैं। आई हैव एनफ मनी टू लिव माई लाइफ, एनफ मनी काफी है जी। एक अमीर जादे के लिए पैसा एनफ का जो मीन है वो अलग होगा, एक गरीब इंसान के लिए एनफ मनी का मतलब अलग होगा। एक गरीब आदमी पूरा दिन 1,000 रुपये पे गुजार सकता है, लेकिन एक अमीर आदमी को 1 लाख रुपए भी कम है, तो एनफ मनी उसका मीनिंग डिफरेंट है, तो आपको नहीं पता, इसलिए इसको कहते हैं इनडेफिनेट। इन अब ये डेफिनेट न्यूमरल्स का रूल देखें, ऑर्डिनल नंबर्स का रूल देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लगाओ, यूज करते हो, तो इसके साथ दा लगता है, दा।
ही इज रीडिंग द थर्ड चैप्टर, ही इज रीडिंग द थर्ड चैप्टर, लेकिन ये है ऑर्डिनल। लेकिन जब कार्डिनल होते हैं 1 2 3, उसके साथ दा नहीं लगता। ही इज रीडिंग चैप्टर 3, ही इज रीडिंग चैप्टर 3, तो उसके साथ दा नहीं लगाते। आप अब दा जो है एक बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है आर्टिकल दा का, और उसमें मैंने आपको कई रूल साथ के साथ पढ़ा रहा हूँ ग्रामर में ना, साथ के साथ पढ़ा रहा हूँ। ये एडजेक्टिव बन जाते हैं तो उसके साथ इसलिए पढ़ाना जरूरी है। इनडेफिनेट न्यूमरल्स का रूल देखें, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये भी हो चुका है पहले। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी इस पे गुजर जाएंगे। फ्यू मतलब कोई भी नहीं, अ फ्यू चंद एक हैं, द फ्यू वो चंद एक में जिसका वाल देगा। मैंने इसकी एग्जांपल दी थी। फ्यू मतलब कोई भी नहीं, लेकिन इसका मतलब कोई भी नहीं होता, होते हैं बंदे, बंदे होते हैं, लेकिन अब कोई बताएगा जी, कोई अनम्यूट कर सकता है कॉन्सेप्ट अगर याद है तो? कौन बताएगा, कौन अनम्यूट कर सकता है? इसने पहले ही पढ़ा, बता मैंने क्या एग्जांपल दी थी। लाइबा आपने पढ़ा था, आप अनम्यूट कर लेती हो। नो सर, वो क्लास मैंने नहीं ली थी। अच्छा, आपने क्लास में नहीं ली थी। अच्छा देखिए, फ्यू का मतलब ये होता है, फ्यू का मतलब होता है कि कोई भी नहीं है। अब फ्यू मतलब चंद एक बंदे हैं। अब इसका मानी डिफरेंट है, ध्यान से समझिएगा। आप इंग्लिश ऐसे राइटिंग सीख रहे हो, तो आपको हर चीज का मतलब की सेंस होनी चाहिए। आप देखें, आप किसी के घर गए हो, वहां पे कोई बंदा नहीं है, बिल्कुल मकान खाली है, तो आप क्या कहोगे? देर आर फ्यू पर्सन इन द होम। नहीं, वहां कोई भी नहीं है, देर इज नो पर्सन इन द होम, नो कहोगे। फ्यू मतलब कोई भी नहीं। आप किसी शादी में गए हो जहां आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यार 500 100 बंदा होगा, या आप शादी में गए हो किसी के वलीमे पे गए हो, वलीमे का टाइम दिया हुआ है 1 बजे, आप पहुंचते हो 2 बजे, और हाल में कितने बंदे बैठे हैं? 5। तो आप क्या कहोगे? अ फ्यू नहीं कहोगे, आप कहोगे देर आर फ्यू पर्सन इन द शादी हॉल। इसका मतलब शादी हाल में तो कोई बैठा ही नहीं है, बस 5 बंदों को आप कंसीडर ही नहीं करते। किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी का, बड़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी का जलसा हो रहा है, टाइम अनाउंस किया गया 7 बजे, आप वहां पर आते हो जलसे में, और उस जलसे में 100 बंदा खड़ा है, क्या कहोगे? मैनी, आप क्या बताओगे, फ्यू पर्सन इन द प्रोसेशन, अ फ्यू या मैनी? जी, जी लाइबा, क्या कहोगे? मैनी, सर फ्यू। जी, क्या कहोगे? फ्यू क्यों कहोगे? वहां तो 100 बंदा है, तो आप क्या कहोगे, कोई बंदा नहीं है? सर एक्सपेक्टेशन से कम है ना। जी, हाँ जी। सर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे कम है सर तादाद। अब भाई जहां पर 1 लाख बंदे ने आना था, 100 बंदा खड़ा है, तो हम ये कहेंगे तो कुछ जलसे में बंदा ही कोई नहीं है। वेरी सिंपल, ठीक है ना? तो उर्दू इसको स्पेसिफाई, अब मतलब उर्दू में क्या करते हैं हम, एक्सप्रेशन देख के बात समझते हैं, लेकिन इंग्लिश आपको खुद बता रही है, आपकी राइटिंग खुद बतानी चाहिए, देयर आर फ्यू पर्सन इन द प्रोसेशन। यार प्रोसेशन में तो बंदा ही कोई नहीं है, मतलब 100 200 बंदे हैं वहां पे, ठीक है, और 1000 एक बंदा आ जाए तो आप कहें यार यहाँ तो बंदे ही चंद एक हैं, ये तो बंदे ही चंद हैं। जहाँ 1 लाख बंदा आना हो, 1000 बंदा है, तो क्या कहें यार बड़े चंद एक बंदे हैं। क्लियर होगी? द फ्यू मतलब जिसका वर्ड दिया, तो मैंने बड़ी डिटेल से आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया है। फ्यू वुमेन कैन कीप सीक्रेट, क्या मतलब है जी नामुल्ला? क्या मतलब है इसका? जी लाइबा बताएं। सर के चंद ही औरतें ऐसी हैं कि जो कोई सीक्रेट या कोई राज जो है वो रख सकती हैं। गलत। सर इसका मतलब फ्यू वुमेन कैन कीप अ सीक्रेट का मतलब कि बहुत ज्यादा कम लोग, मतलब कि जीरो के बराबर है। ना हम होने इसको के बराबर आप औरतें कहोगे, हैं इसको जो कि राज इस रख। इसकी ट्रांसलेशन बनेगी कि खवातीन राज नहीं रख सकती हैं, नहीं रख सकती हैं मैं ओके। राज।
0 के बराबर है। हाँ ठीक है। अच्छा इसमें मेरी कोई ये ओपिनियन नहीं है, इसका मीनिंग ऐसा है। ठीक है, फ्यू वुमेन कैन कीप अ सीक्रेट, इसका मतलब खवातीन राज नहीं रख सकती हैं। ये ट्रांसलेशन है इंग्लिश की, जो इंग्लिश प्रेस में आएगा ये पेपर, वो है ये। क्लियर होगी बात? वी हैव ओनली अ फ्यू बुक्स इन आवर लाइब्रेरी, अब लाइब्रेरी में अ फ्यू बुक्स हैं, इसका मतलब क्या है भाई? लाइब्रेरी में जहाँ 2-1000 बुक्स होनी थी, वहां कितनी है? 100-200 हैं। द फ्यू बुक्स, वो वाली किताबें, दैट वी हैव इन आवर लाइब्रेरी आर नॉट सो गुड, दैट वी हैव इन आवर लाइब्रेरी आर नॉट सो गुड, अच्छी नहीं है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, किसी को पॉइंट आउट करने के लिए, दिस बॉय, दैट गर्ल, दीज, दोज, ये सारे क्या हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। दिस बॉय, ये बॉय के साथ आ रहा है दिस, तो क्या दिस क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। दैट गर्ल, गर्ल एक नाउन है, ये उस गर्ल की तरफ इशारा कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, स्पेसिफाई कर रहा है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया दीज दोज। दिस गर्ल वाज स्टीलिंग मनी फ्रॉम द शॉप, एडजेक्टिव है। दिस कार इज माइन, ये कार तो मेरी है, एडजेक्टिव है। दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव है, क्योंकि फ्लावर्स के साथ आ रहा है दोस्त, तो एडजेक्टिव बन गया। लेकिन अगर ये इस तरह से हो, ये पहले भी कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, दिस इज माई कार, अब दिस के फौरन बाद क्या आ रहा है? वर्ब, तो आप क्या कहोगे भाई? दिस जो है एडजेक्टिव नहीं है, प्रोनाउन है। दोज आर ब्यूटीफुल, दोज आर, दोज के फौरन बाद वर्ब आ रहा है, तो क्या बन गया? प्रोनाउन बन गया। क्लियर होगी बात? दिस इज माई कार, ये बात हो गई है, ठीक है। दिस इज माई कार, और रिपीट क्यों हुआ है? आगे चलते हैं जी। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इट रेफर्स टू ईच वन ऑफ अ नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, पूरे, यानी कि इन्फ्लुएंस कर रहा है। ईच सीजन ऑफ द शो हैज 10 एपिसोड्स, ईच सीजन, अब ये ईच जो है एडजेक्टिव है, क्यों एडजेक्टिव है, कैसे पता लग रहा है? इस सीजन के साथ आ रहा है। इधर वे एक नाउन है, तो इधर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इधर वे इज फाइन, और इसके साथ आप जब वर्ब लगाओगे, तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर, इट हैज, इज, ठीक है। ईच सीजन ऑफ द शो, अब ये एक सीजन की बात नहीं, मतलब ईच के साथ आप सिंगुलर लगाओगे। नीदर पेरेंट केम टू मीट द टीचर, जब सिर्फ नीदर हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट, नीदर ऑफ आ जाए तो प्लूरल सब्जेक्ट और उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म। नीदर ऑफ अस वेंट टू द कंसर्ट। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, कैसे पता लगेगा? अगर किसी इंटेरोगेटिव यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड के साथ फौरन नाउन आ जाए, तो आप क्या कहोगे? जी एडजेक्टिव है। हुज होम इज दिस, हुज होम इज दिस, ये किसका घर है? हुज होम। व्हाट पेंसिल इज दैट, व्हाट के फौरन बाद नाउन। विच फ्लावर डू यू लाइक, फॉर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़े थे, ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़े थे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, हु, होम, वेयर, विच, वट, विच के फौरन बाद इज आ गया तो ये प्रोनाउन बन गया। हु इसके बाद इज आ गया तो प्रोनाउन बन गया। ये जनाब, विच इज हेल्दी, विच एनिमल इज हेल्दी, बताएं जी कौन सा एडजेक्टिव है? पहले वाला एडजेक्टिव है कि दूसरे वाला एडजेक्टिव है? दूसरे वाले एडजेक्टिव पे, क्योंकि यूवी जो है ना एनिमल को मॉडिफाई करता है। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। विच के फौरन बाद वर्ब है तो प्रोनाउन, नाउन है तो एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव, माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर वगैरह, ठीक है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव बनते कैसे? माय कार, अब आप यूं समझ लें कि आप एडजेक्टिव खुद बना सकते हो, आप अपने एडजेक्टिव खुद आइडेंटिफाई कर रहे हो, खुद बना रहे हो। देयर बिजनेस, आवर होम, ये सब एडजेक्टिव है।
ठीक है, आर्टिकल एडजेक्टिव ए एन और द। لا اصلا ده رقم مرقع ده خدمي بيها. म्यूट करो لا لا इनामुल्ला। आर्टिकल एडजेक्टिव किस तरह से जी कि नाउन को मॉडिफाई करता है? अच्छा, ये जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, आपको अभी होश है? जी सर, अभी आई हैं। कैसे अभी होश है? अच्छा जी, बस सर पता नहीं आ गए। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आर्टिकल एडजेक्टिव ए एन और द, ठीक है, ये एडजेक्टिव बन जाते हैं कैसे? अब बेबी बता रहा है ना, बेबी एक है या वो बेबी है, तो इसको आर्टिकल एडजेक्टिव कहते हैं। आई सा अ बॉय, एक लड़का देखा। द बॉय वॉज एन ऑर्फन, द बॉय वॉज, ये दोनों एडजेक्टिव हैं। द बॉय इन रूम वॉज एन ऑर्फन, द बॉय, ये सारे एडजेक्टिव हैं। अब और रूल्स देखें जी। ऐसे एडजेक्टिव जो जिस सी एच एस एच ई एस सी पर खत्म हो, कौमियत को जाहिर करें, इससे पहले द लगना चाहिए। ठीक है, द इंग्लिश, एस एच पे एंड हो रहा है। द फ्रेंच, द चाइनीज, द जापानीज, तो इस तरह के साथ दा लगाते हैं। एडजेक्टिव के साथ दा लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन इनके साथ दा लगाना है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। जी, कौन सा वर्ब है और कौन सा एडजेक्टिव है? ये दोनों ही है, नाउन है ये तो। ठीक है, लेकिन इसके साथ दा आएगा, दोनों ही नाउन है। ये इंग्लिश जुबान के लिए है, और ये इंग्लिश इंग्लिश सॉरी बंदों सर, के। एक क्वेश्चन है। हाँ सर जी। एक क्वेश्चन है कि बाज़ औक़ात अननोन लोगों के लिए, जैसे कि कहते हैं ना, द बॉय किल्ड अ मैन, द बॉय का पता नहीं होता कि किस बॉय ने जो है ना कत्ल किया है, तो क्या यहाँ हम बॉय लगाएंगे या द बॉय? नहीं, अगर आपको पता नहीं है कि किसने, देखो दा जो है वो एक आम सेंटेंस के साथ दा नहीं स्पेसिफिक। लगता। दा लगता है जी जी। पैराग्राफ के अंदर। जब जी जी। किस लड़के का जिक्र ऊपर हो चुका है, जब आप पहली मर्तबा जिक्र करोगे तो फिर कहोगे अब बॉय। जब आप उसी लड़के का दोबारा जिक्र करोगे फिर दा बॉय, कि वो जिसका पहले जिक्र किया था वही वही बंदा है। ओके ओके। ठीक है, रूल्स, मजीद रूल्स देखें एडजेक्टिव के। अगर किसी सब्जेक्ट के बाद स्टैटिक स्टैटिक वर्ब हो, सेंस वर्ब हो, लिंकिंग वर्ब हो, स्टैटिक नहीं सॉरी, लिंकिंग वर्ब कहते हैं इसको, साउंड, स्मेल, वर्ब, ठीक है, सीम, टेस्ट, फील वगैरह, तो एडवर्ब नहीं लगाते, फिर एडजेक्टिव लगाते हैं इनके बाद। कैसे? शी लुक्स, अब वर्ब के बाद क्या आता है? एडवर्ब। लेकिन यहां पर जब ये सेंस वाले सेंस वर्ब इस्तेमाल हो तो उसके बाद एडजेक्टिव आता है। शी लुक्स ब्यूटीफुल। हम इसको वर्ब में डिटेल से पढ़ेंगे। द म्यूजिक साउंड्स अनप्लीजेंट, म्यूजिक अनप्लीजेंट लगता है। दिस माइल्ड स्मेल्स बैड, दिस माइल्ड, ठीक है, ये वैसी जानवर, उसके अंदर बड़ी बदबू आ रही है। दिस फूड टेस्ट गुड, अच्छी खुश, अच्छा जायका है। इस तरह से ये एक सर रूल है। इसका जी, सर इन सारे वर्ड को सर जो है ना हम कपुला भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, कॉपुलर कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं इनको, कॉपुलर वर्ब्स, COPULAR, ये हम वर्ब में लिंकिंग। पढ़ेंगे ना। हाँ जी। यस सर, थैंक यू सर। एल्डर, जब खानदानी रिश्ते की बात हो तो एल्डर लगाएं। ठीक है, अगर उम्र का फर्क हो तो ओल्डर लगाएं। ठीक है, शी इज माई ओल्डर सिस्टर, नहीं, शी इज माई एल्डर सिस्टर। ठीक है, एल्डर सिस्टर की खूनी रिश्ते की बात होगी ना, फिर एल्डर सिस्टर लगाएंगे। एल्डर के बाद देन इस्तेमाल नहीं होता जी। माई सिस्टर इज 3 years एल्डर देन मी, नहीं, आपने उम्र का कंपैरिजन करना है तो आप कहोगे ओल्डर देन मी। अब ओल्डर आ गया क्योंकि आपने एज का कंपैरिजन करना है। सिंपल बता रहे हो मेरी बड़ी सिस्टर है तो ओल्डर नहीं, एज का कंपैरिजन करना है तो फिर ओल्डर बता दोगे, और ओल्डर के साथ देन आएगा, एल्डर के साथ नहीं आएगा। और क्या गलतियां करते हैं हम? डू यू हैव सम गुड बुक्स, अभी पढ़ाया है। सम, डू यू हैव सम गुड बुक्स, जब क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप सम नहीं लगाते, एनी लगाते हो। डू यू हैव एनी गुड बुक, एनी गुड बुक्स, डू यू हैव एनी गुड बुक, अच्छा बुक आएगा फिर बुक्स नहीं आएगा। डू यू हैव एनी गुड बुक, कोई अच्छी किताब है आपके तो पास? सर ये सम और एनी में यही डिफरेंस कर सकते हैं ना, कि सम जो होता है वो पॉजिटिवली होता है और जो एनी होता है वो नेगेटिवली।
इंटरोगेटिव के में यूज किया जाता है। वेरी गुड, शाबाश। जो अब आपने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए यूज करना है तो एनी करें, पॉजिटिव के लिए करना जी। है तो सम करें। आई हैव नॉट हर्ड द लास्ट न्यूज। लास्ट न्यूज, ठीक है। लास्ट न्यूज लास्ट तब होती है जब दुनिया खत्म हो जाए। लास्ट न्यूज क्या होगी कि इजराइल अलैहिस्सलाम ने सूर फूका, दुनिया खत्म हो गई। जब तक वो दुनिया खत्म नहीं होती तो आप कहोगे लेटेस्ट न्यूज। आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट नहीं सुनी। माई ओल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर, ब्रदर है, भाई है, तो खूनी रिश्ता है, तो आप क्या कहोगे? एल्डर ब्रदर इज अ एल्डर। डॉक्टर। क्लियर होगी बात? जी जी। चलें जी, आज हम इतना ही पढ़ना था, ठीक है। ये हमारा बस वैसे ही सेशन बताया आपको। जो हमारा जीके का सेशन है 3 मंथ का, वो स्टार्ट है कल से, 5 अगस्त से, ठीक है। जिसमें हम कंप्लीट तैयारी करवाते हैं, इन डेप्थ हर सब्जेक्ट को डिटेल से कवर करवाते हैं, हर सब्जेक्ट को। 3 से 4 मंथ पे चला जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट जो है ना आपके थारोली कवर होंगे। अच्छा सर, ये सब सब्जेक्ट्स होंगे? हाँ, सारे सब्जेक्ट, ज्योग्राफी है, इस्लामिक स्टडी, उर्दू, ठीक है, इंग्लिश, अच्छा, रेगुलर कंप्यूटर। रेगुलर बेसिस इसी टाइम पे चलेंगे ना? ये सीएसएस वाले अलग हैं, ये जनरल सेशन अलग है 3 मंथ वाला। जी जी, इसका टाइमिंग क्या है? ये जो जीके वाला है, जी जी। ये भी 8:30 बजे है। 8:30 बजे से 9 बजे तक? हाँ, 9-10 बजे तक, बाजू का 9 बजे क्लास हो अच्छा। जाती है। अच्छा, तो ये तीनों मंथ की 2000 फीस है या हर मंथ की है? नहीं, 3 मंथ की, हर मंथ की 2000 इंस्टॉलमेंट में। अच्छा, मीन्स के 6000। जी।